हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग पिछले क्लास में सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को पढ़े थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे टेलीस्कोप को। उसमें हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जिसको रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी बोलते हैं, इसको पढ़ेंगे। देखिए, इसमें जो है टेलीस्कोप में दो कन्वर्जिंग लेंस हैं, दोनों को एक्सियली प्लेस कर दिया गया है, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस से। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका फोकल लेंथ लार्जर होता है इन कंपैरिजन टू आई पीस। ठीक ना, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है आई पीस के फोकल लेंथ से। अब बात मैग्नीफाइंग पावर का करें। मैग्नीफाइंग पावर बोले बीटा बाई अल्फा। ध्यान से देखिए, पहले इसमें ये समझ ले, इमेज फॉर्मेशन को समझे तो बेहतर है। जैसे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट, तो जैसे पैरेलल लाइट जो आता है वो आकर के कहाँ पे कन्वर्ज करता है? फोकस पे। इसका मतलब ये जो है F0 है ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ। और हम लोग क्या करते हैं कि इस लेंस को यानी आईपीस को ऐसा एडजस्ट करते हैं कि ये जो इमेज है वो इसके फोकस पे पड़े, तो फाइनल इमेज बन जाता है इनफिनिटी पर। यही अरेंजमेंट करके हम लोग टेलीस्कोप को देखते हैं, टेलीस्कोप की हेल्प से ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक, देखेंगे मेन काम जो है वो मैग्नीफाइंग पावर है। टेलीस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर का डिफिनीशन बीटा बाई अल्फा लिखें। बीटा का मतलब है एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज ऑन आई, और अल्फा हो गया एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन अनएडेड आई। मतलब जब आप टेलीस्कोप को यूज में नहीं ला रहे हैं और ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जो एंगल बना रहे हैं। फिगर में देखिए, एक तरह से समझो यही ऑप्टिकल सेंटर को ही आई का पोजीशन समझो। फाइनल इमेज इनफिनिटी पर बन रहा और यहाँ जो एंगल बन रहा है इसको बीटा बोले। और अगर टेलीस्कोप को यूज नहीं करते और ऑब्जेक्ट को देखते तो ये वाला जो एंगल है ना, इसको हम लोग अल्फा बोले। ये अल्फा है तो ये भी जो है लगभग अल्फा हो। तो देखो, तो अगर इसका हाइट h हो तब बीटा निकाले या tan बीटा बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस h बाई एफ ई। और वैसे ही अल्फा निकाले यानी tan अल्फा तो h बाई एफ ओ। अब मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गया? तो बीटा बाई अल्फा तो h बाई एफ ए, h बाई एफ ओ, तो एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ। ठीक ना, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ई। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ डिवाइडेड बाई आईपीस का फोकल लेंथ। देख लो, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होगा। ठीक ना, इस रीजन से भी हम लोग ऑब्जेक्टिव बड़ा लेते हैं इन कंपैरिजन टू आईपीस। तो बेसिक फॉर्मूला यही है। अगर पूछा जाए ना कि ट्यूब लेंथ क्या होगा, ट्यूब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, तो जाहिर है बीच का गैप पूछ रहा है तो बोलेंगे एफ ओ प्लस एफ ई। यही हो गया ट्यूब लेंथ। तो चलिए इसको भी नोट कर लिया। अब आगे जो हम लोग को पढ़ना है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। देखिए, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में एक बड़ा सा कॉनकेव मिरर होता है जो ऑब्जेक्टिव के रोल में होता है। मतलब कि पैरेलल लाइट जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आता है उसको रिसीव कौन करता है? ये बड़ा सा कॉनकेव मिरर, यही ऑब्जेक्टिव हो गया। लाइट इससे टकराने के बाद जाहिर है अपने फोकस की ओर जाना चाहेगा।
लेकिन यहाँ एक कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ है, लाइट रिफ्लेक्ट करके, सपोज कीजिए यहाँ कन्वर्ज किया, और यहाँ हम लोग आईपीस को रखे हुए हैं, लेंस को रखे हुए हैं, ये इमेज उसके फोकस पे रहता है। इस तरह का हम लोग डिस्टेंस को एडजस्ट करते हैं कि ये लेंस जो है इसके फोकस पे ये आई रहे, तो फाइनल इमेज कहाँ बन जाता है, इन्फिनिटी पर, और इधर से आप देख रहे होते। यही अरेंजमेंट है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का। तो ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का बेनिफिट क्या है? तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि जिसमें हम लोग लेंस यूज करते हैं, जैसे इसके पहले रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में लेंस यूज किए थे। तो लेंस के कारण जो इमेज बनता है ना, उसमें अक्सर कलर डिफेक्ट होता है। वाइट ऑब्जेक्ट का भी वो कलर्ड इमेज बना देता है, इसलिए क्योंकि एक ही लेंस का फोकल लेंथ अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है। तो एक तो बेनिफिट ये होता है कि इसमें लेंस ना होकर मिरर है, इसलिए इमेज में कलर डिफेक्ट नहीं आता। दूसरी बात, आगे एक टर्म हम लोग पढ़ेंगे रिजॉल्विंग पावर। तो जितने लार्ज साइज का अपेर्चर होता है, उस अपरेटस का रिजॉल्विंग पावर उतना ही ज़्यादा होता है। ये रिजॉल्विंग पावर जो है ना, जैसे आप स्टार वगैरह को देखते हैं, बहुत दूर में स्टार है और उसको बिल्कुल सेपरेट करके अलग अलग करके दिखा दे, तो हम लोग बोलते हैं उसका रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है। यानी बोलेंगे क्या कि ड्यू टू लार्जर अपेर्चर larger aperture of objective, resolving power of reflecting telescope is very high। ठीक है, आगे रिजॉल्विंग पावर पढ़ेंगे तो और भी समझेंगे। और इंटेंसिटी ऑफ इमेज जो है, चूंकि देखो ये लार्जर अपेर्चर है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इस पर इंसिडेंट होगा, तो जो फाइनल इमेज बनता है उसका इंटेंसिटी भी बेटर होता है, बेहतर होता है इन कंपेरिजन टू रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, तो ये एग्जाम में आए तो मेनली आपको डायग्राम बना देना है। अगर कुछ लिटरेचर लिखना चाहते हैं तो आप बोलेंगे कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में ये जो कॉनकेव मिरर है वो रोल करता है ऑब्जेक्टिव के, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइट आके इंसिडेंट होता है और कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद इमेज बनाए, और यही इमेज इस आई पीस के फोकस पे रहता है और फाइनल इमेज इन्फिनिटी में। मतलब इसको हम ऐसा एडजस्ट करते हैं कि ये इमेज इसके फोकस पर। समझ गया? तो चलिए इसको नोट कर लिया जाए। आइए अब हम लोग रिजॉल्विंग पावर को समझते हैं। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप। तो कोई रिजॉल्विंग पावर है क्या? जैसे अगर दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, इसके बीच जो है अगर हम सेपरेशन को कम करते जाएं तो एक ऐसा स्टेज आता है कि अभी टच में नहीं आया है लेकिन फिर भी लगता है कि एक दूसरे पर ओवरलैप कर गया। कैसे आप बहुत दूर में स्टार वगैरह को ही देखते हैं तो लगता है कि ओवरलैप कर गया, वैसे ही अगर माइक्रोस्कोप से तो दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देखते, नज़दीक का ऑब्जेक्ट, तो दो ऑब्जेक्ट को अगर हम देख रहे हैं, मान लो 25 सेंटीमीटर पे रख करके देख रहे हैं, और क्या देखें कि जब बीच का गैप मान लो 1 मिनट के लिए जब 1 मिलीमीटर होता है तो हम उसको स्पष्ट देख पाते हैं कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट, लेकिन 1 से कम होने पर लगता है कि दोनों चिपका हुआ। तो 1 mm जो हुआ ना, इसको लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बोलते हैं। यानी यहीं तक आपका आँख जो है उसको अलग अलग करके दिखा पा रहा है। तो रिजॉल्विंग पावर क्या हुआ? तो बोलेंगे कि रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है जितना गैप आप देख पा रहे हैं एक दूसरे से वेल रिजॉल्व अलग अलग, जो मिनिमम गैप को देख पाते हैं उसी के रेसिप्रोकल को बोलेंगे रिजॉल्व। यानी बीच का गैप अगर d है जो मिनिमम है जिसको हम देख पाते हैं, तो 1/d को हम लोग बोलेंगे रिजॉल्विंग पावर। तो ये तो आँख का रिजॉल्विंग पावर हुआ। अगर कोई कहे माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर, तो बोलेंगे माइक्रोस्कोप से कोई ऑब्जेक्ट को देखो और उसके बीच कम से कम कितना गैप देख पा रहे हो। मान लो 1 मिनट के लिए उसके बीच कम से कम तुम 0.005 mm देख पा रहे हो,
तो कोई पूछेगा रिजॉल्विंग पावर क्या है, तो बोलेंगे 1 डिवाइडेड बाई 0.005 mm। ठीक ना, जो कम से कम गैप को देख पाते हैं, जिसके लिए वो अलग अलग दिखाई पड़ता है। जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट और इसके बीच के गैप को जब हम लोग d रखते, यही मिनिमम गैप, तब जो है ये हमको वेल सेपरेटेड दिखाई पड़ता है, अलग अलग दिखाई पड़ता है। तो 1/d को बोलेंगे रिजॉल्विंग पावर। ठीक ना, तब 1/d को बोलेंगे रिजॉल्विंग पावर। ठीक ना, और ये हम देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के हेल्प से। तो रिजॉल्विंग पावर का मतलब हो गया 1/d। d को बोलेंगे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। मतलब d से कम अगर सेपरेशन कर देंगे तो माइक्रोस्कोप से भी देखने पर वो अलग अलग दिखाई पड़ने वाला नहीं है। और ये जानना इक्वल होता है 2 म्यू साइन थीटा बाई लैम्डा। कोई पूछे म्यू क्या है, तो बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है माइक्रोस्कोप का, ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप, इसके बीच जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप। लैम्डा जो है वो है वेवलेंथ ऑफ लाइट। किस कलर के हेल्प से देख रहे हैं? लैम्डा जितना ही ज़्यादा होगा रिजॉल्विंग पावर कम होगा। यानी रेड कलर का लैम्डा सबसे ज़्यादा होता है, तो रेड कलर के केस में रिजॉल्विंग पावर सबसे कम, यानी वायलेट के लिए सबसे ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर होगा। और तीसरा जो है वो थीटा। तो देखो ऑब्जेक्टिव का ये डायमीटर हो गया और इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट पर इसका रेडियस के द्वारा जो एंगल सबटेंड होता है उसको थीटा बोलते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय द रेडियस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑन आइदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया रिजॉल्विंग पावर किसका? माइक्रोस्कोप का। देखो अब इसका डिफिनीशन समझना। क्या कह रहा है? इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द मिनिमम सेपरेशन between two objects which can be just resolved when seen through the microscope। जब माइक्रोस्कोप से कोई ऑब्जेक्ट को उस कम से कम डिस्टेंस तक देखते हैं जिसके कारण वो अलग अलग दिखाई पड़ता है, उसी डिस्टेंस के रेसिप्रोकल को रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं, जो इक्वल होता है 2 म्यू साइन थीटा बाई लैम्डा। ठीक है, तो इसको भी लिख लिया जाए। आगे हम लोग रिजॉल्विंग पावर देखते हैं टेलीस्कोप का। देखिए रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप, जैसे टेलीस्कोप के हेल्प से हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं। बहुत दूर में, जैसे मान लो 2 स्टार है और इसको आप टेलीस्कोप के हेल्प से देख रहे हैं। एक ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप। देख, ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच जो कम से कम एंगुलर सेपरेशन हो, जिसके लिए ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अलग दिखाई पड़े, वेल सेपरेटेड दिखाई पड़े, तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन।
मतलब इससे कम एंगल होगा तो मान लो ये ओवरलैप दिख रहा। तो रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप का क्या होता है, 1/डेल्टा थीटा। कम से कम कितना जो मिनिमम एंगुलर सेपरेशन है तक हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो एक दूसरे से अलग अलग दिखाई पड़ रहा, तो उसको बोलते हैं कि वेल रिजॉल्व है। अगर इससे कम एंगल हुआ तो ओवरलैप दिखेगा। और ये इक्वल होता है A/1.22 लैम्डा। ए का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव का डायमीटर, ठीक ना, ये हो गया डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, और लैम्डा हो गया वेवलेंथ ऑफ लाइट। देखो दोनों में लैम्डा के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिजॉल्विंग पावर होता है, इतना तो स्पष्ट है। लेकिन जितने बड़ा जो है डायमीटर होगा ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव जितने बड़ा साइज का होगा उसका रिजॉल्विंग पावर उतना ही ज़्यादा होता है। इसीलिए हम लोग क्वेश्चन भी पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि जब टेलीस्कोप बनाते हैं तो ऑब्जेक्टिव जो है लार्जर अपर्चर का क्यों लिया जाता है, बड़ा डायमीटर का क्यों लिया जाता है, तो वहाँ कारण हम लोग ये भी बोलेंगे कि उससे उसका रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होता है। कोई पूछे रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होने से क्या होता है, तो बोलेंगे रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगा तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अलग अलग साफ साफ दिखता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग यहाँ तक सीखें। तो एक बात समझ लें, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको जो कुछ भी पढ़ना है, चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आज हम लोग पढ़े टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और रिजॉल्विंग पावर, यही आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का कंटेंट है। ये फिनिश हो गया है, तो इसको इतना ही पे रोकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।